नमस्कार और जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका द रियल एसेट शो में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। देखिए, प्रॉपर्टी तो हम बात करते ही रहते हैं हमेशा, लेकिन समय काल परिस्थिति, ये हिंदी में कहावत है कि उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो अभी हमारा देश भी एक स्पेशल टाइम से गुजर रहा है। समय काल परिस्थिति, जब एक कन्फ्लिक्ट हुआ पाकिस्तान के साथ, ऑपरेशन सिंदूर किया गया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। बहुत कुछ हुआ पिछले 8-10 दिनों के अंदर, जो कि हमने सबने देखा। और इस पूरे समय में पूरा देश एक साथ है। आप सबको पता है कि क्या है, इस समय युद्ध विराम है, लेकिन एक चेतावनी पाकिस्तान को बहुत साफ है कि अगर फिर कोई इस तरह की हरकत हुई तो भारत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। युद्ध का विराम है, लेकिन युद्ध का अंत नहीं है। आतंक का अंत होगा तो युद्ध का अंत होगा। बहुत सारी बातें जो प्रधानमंत्री ने कही, आप सब ने सुनी कि पानी खून एक साथ नहीं बहेंगे, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चलेंगे। तो ये सब कुछ हो रहा है। इस बीच आप कहेंगे कि रियल एस्टेट का इससे क्या लेना देना है। तो अब युद्ध एक ऐसी चीज़ होती है, या कन्फ्लिक्ट इस लेवल की, जो कि वॉर लाइक सिचुएशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसका हर चीज़ पे इम्पैक्ट आता है। तो इनफैक्ट रियल एस्टेट पर भी वो इम्पैक्ट पड़ता ही है। तो हमने सोचा क्यों ना आपसे, बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न था कि इसका रियल एस्टेट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत छोटा एक कन्फ्लिक्ट था, 7-8 दिन का ये पीरियड था, अब शांति है, लेकिन फिर भी आपको समझना चाहिए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आगे आती है, या अभी जो सिचुएशन अराइज हुई है, पास में हमने युद्ध देखे, पाकिस्तान, चाइना, हमारे चारों तरफ शत्रु देश हैं और कहने के लिए मित्र भी होते हैं, लेकिन वो हरकतें करते रहते हैं, तो एक टेंशन क्रिएटेड रहती है। ऐसे में रियल एस्टेट पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वही आज बात करने की कोशिश करेंगे। कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। पहले मैं परिचय करा देता हूं आपका, और फिर एक एक करके हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में ही मौजूद हैं अरविंद नंदन साहब, MD रिसर्च एंड कंसल्टेंसी सिविल्स इंडिया। आपकी बहुत गहरी रिसर्च है ऐसे सारे विषयों पर, और सामरिक विषयों पर भी अच्छी पकड़ रखते हैं, तो वेलकम सर। प्रशांत ठाकुर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं बेंगलुरु से, जो कि रीजनल डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च हैं एनारॉक के, जिन्होंने एक शानदार रिपोर्ट तैयार की है इस वॉर लाइक सिचुएशन पे, और इम्पैक्ट उसका कैसा आता है रियल एस्टेट के ऊपर, उस पर। तो ये विवेचना काफी अच्छी होगी। साथ ही जुड़ रहे हैं सौरभ गर्ग साहब, जो कि को फाउंडर और चीफ बिजनेस ऑफिसर है nobroker.com के, और आपसे ही जानेंगे कि इस वक्त रियल टाइम में क्या हुआ ये 7-8-10 दिन में, लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया रही, क्या लोगों ने अपनी डील्स थी वो कैंसिल करने की तरफ बढ़ गए, या फिर रुक गए, या होल्ड कर ली, ये सब चीज़ें हम बातचीत करेंगे। तो शुरुआत करता हूं मैं इस चर्चा की, और पहले आप ही के पास आता हूं सौरभ, क्योंकि वहीं से एक हमें क्लू मिलेगा। मैंने ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ी अखबार वगैरह में भी कि जहां लोगों से जाके बातचीत की गई, डीलर्स से जाके बातचीत की गई, कुछ डेवलपर से भी जाके बातचीत की, तो सब लोगों ने कहा कि हाँ, कुछ तो इंक्वायरीज कम हुई हैं, कुछ तो थोड़ा सेल्स पे, मतलब इंक्वायरीज पे इम्पैक्ट आया है, फुटफॉल थोड़ा सा कम हुआ है। बातें हमने उनकी भी सुनी जो खरीदार हैं कि हाँ, सोच रहे हैं अभी थोड़ा रुक जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि यू डायरेक्टली डील विद सच थिंग्स, क्या इम्पैक्ट देखने को मिला इस पूरी ओवरऑल सिचुएशन का? हाँ, तो विपिन जी, आप जो कह रहे हैं, तो थोड़ा सा हमने देखा कि लोगों में थोड़ा सा ठहराव तो आया। थोड़ा सा उनका वो था कि क्या हमें अभी सोचना चाहिए इसके बारे में। तो 7 तारीख से हमने देखा कि इंक्वायरीज में थोड़ा डिप आना स्टार्ट हुआ, और स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में, दिल्ली NCR के रीजन में हमने देखा कि ज़्यादा डिप आया। इतना बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद में इतना नहीं इम्पैक्ट दिखा, बट दिल्ली NCR में थोड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। और कुछ ऐसा भी था कि जैसे काफ़ी लोग थे जो कि उसी वीक में डिसाइड करने वाले थे कि सैटरडे संडे में आके वो अपना डिसाइड करने वाले थे, क्लोजर करने वाले थे। तो हमने देखा कि उन्होंने बोला कि हम अभी 1 वीक और लेंगे या 10 दिन और लेंगे सोचने के लिए, बिफोर वी डिसाइड कि अब हमें ये घर लेना है कि नहीं लेना है। तो थोड़ा सा लोगों ने अपना डिसीजन पोस्टपोन किया, इंक्वायरीज में थोड़ा सा डिप दिखा। बट अभी मैं देख रहा हूँ कि सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो गई है। तो संडे से ही हमें दिखने लगा कि लोग वापस इंक्वायरी करने लगे, एंड अभी पिछले 3 दिन में दिख रहा है कि वापस नॉर्मलाइजेशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं, और लोग वापस इंक्वायरी कर रहे हैं। और जो कुछ डिसीजंस जिन्होंने सैटरडे संडे को नहीं लिए थे, उन लोगों ने अब आके मंडे ट्यूसडे में वो डिसीजन लिए। कुछ लोगों ने अपना टोकन भी दिया। तो स्लोली थिंग्स आर बिकमिंग नॉर्मल नाउ। ठीक है, तो चीज़ें थोड़ी इम्पैक्ट हुई, लेकिन फिर से उतनी ही तेज़ी के साथ नॉर्मलसी की तरफ आ गई। अरविंद साहब, बहुत शेयर बाजार को जैसे हम कहते हैं पूरा खेल है सेंटिमेंट का।
हालांकि रियल एस्टेट मार्केट उससे बिल्कुल अलग है, लेकिन वॉर लाइक सेंटिमेंट एक बहुत बड़ा एक मानसिक वो होता है, क्योंकि जब वॉर की सिचुएशन आती है तो एक पैनिक तो आता ही है मन के अंदर, चाहे वो कोई भी हो। जैसा सौरभ ने कहा कि हुआ वो इम्पैक्ट तुरंत दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद उतनी ही तेज रिकवरी भी आ गई। क्योंकि मैं ये तो रिसेंट में पिछला वॉर हमने 99 में देखा और वो डिफरेंट वॉर था, वो करगिल था, या उसके पहले के वॉर, अभी हम उन पे भी जाएंगे जब डीप में जाएंगे। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, आपका अनुभव क्या कहता है, रियल स्टेट उसमें कैसे रिएक्ट करता है? क्या चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए रुकती हैं, या जैसा सौरभ बता रहे हैं कि एक छोटा सा हमने हॉल्ट देखा, फिर से बैक टू द नॉर्मल आ गया, अभी हम देख रहे हैं दुनिया में 2 और भी युद्ध छोटे बड़े किस्म के चल रहे हैं, क्या होता है ऐसे समय में? देखिए, सवाल ऐसा है कि हमको इसको दो अलग तरह से देखना पड़ेगा। जो डे टू डे सेंटिमेंट होता है वो स्टॉक मार्केट में आपको दिख जाता है, या आवर बाय आवर सेंटिमेंट आपको दिख जाता है। रियल एस्टेट काफ़ी अलग तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। रियल एस्टेट में बड़ी लंबी सोच के साथ और लंबे टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, तो इसमें इम्पैक्ट आने के लिए भी घटनाओं का बड़ा होना ज़रूरी है। ये 3-4 दिन जो युद्ध चला है, और अभी मेरा ख्याल है एक अजीब सी शांति है, हर किसी को कुछ कौतूहल भी है कि शायद दोबारा ना शुरू हो जाए, तो इसलिए इस पर जो इम्पैक्ट है वो फ़िलहाल अभी बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। सौरभ ने जैसे कहा कि 3-4 दिन बाद वापस इंक्वायरीज आनी शुरू हो गई, जो मैं मानता हूँ कि बिल्कुल सही होगा। अगर ये लंबे समय तक के लिए चल जाए तो फिर ज़रूर इसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा, और वो इम्पैक्ट भी फिर कुछ लंबा हो सकता है, साल भर का भी इम्पैक्ट हो सकता है, और अलग अलग सेक्टर्स पे हो सकता है, ना सिर्फ रेजिडेंशियल बाइंग पर बल्कि ऑफिस पे, हमारा इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स सेक्टर जिस पे हमने बड़ी लंबी चर्चा की, वो बड़ा तुरंत इम्पैक्ट हो सकता है और लंबे समय के लिए इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन इसके लिए इसका जो युद्ध का है पीरियड, वो अगर लंबा हुआ तो एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। डेटा बहुत मेरा ख्याल है डीप डेटा इस समय अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें जो इकोनॉमीज़ उसके आसपास इम्पैक्ट हुई हैं या डायरेक्टली इम्पैक्ट हुई, जैसे पोलैंड की इकोनॉमी है, हमने कुछ डेटा उस पर देखा है। जो वहाँ रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट था वो 2022 फरवरी जहाँ से कि युद्ध शुरू हुआ उसके जस्ट पहले जितना था उसका गिर के आधा हो गया, और अभी तक उस लेवल से ऊपर नहीं उठ पाया है। पर वो युद्ध बड़ा लंबा चल रहा है और बड़ा डीप चल रहा है, बड़ा इम्पैक्ट है उसका। तो बड़े इम्पैक्ट का अगर युद्ध होता है, लंबा चलता है, तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत डीप इम्पैक्ट इसका होगा। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि आज की जो परिस्थिति है या जहाँ पर आज ये युद्ध पहुँचा है वहाँ पर इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट हमको तुरंत मिल जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने एड्रेस में भी कह दिया था कि विकसित भारत की यात्रा अभी नहीं रुकने वाली है। तो मुझे लगता है कि शायद हम अभी उस जगह नहीं पहुंचे हैं जहां पर कि हमारी रियल एस्टेट की इकोनॉमी थम जाए या बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट हो जाए। आई थिंक जो कुछ हुआ एक छोटा सा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट था, रियल इम्पैक्ट नहीं आए उसके, लेकिन दोनों सावधानी का इम्पैक्ट था। हाँ। देखिए, शांति है और सावधानी दोनों बनी हुई है। अगर सिर्फ शांति होगी तो इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक ये सावधानी साथ में जुड़ी हुई है तब तक वो उसका कुछ असर तो रहेगा। इस पे हम आते हैं और डीप जाना होगा इस पे, लेकिन फिलहाल प्रशांत के पास जाते हैं। प्रशांत जी ने एक बहुत शानदार रिपोर्ट तैयार की है जिसमें उन्होंने एनालाइज किया है पिछले कुछ वॉर्स को जो कि इंडिया में हुए, करंट सिचुएशन पे भी। प्रशांत जी, अगर मैं कहूँ कि आपकी रिपोर्ट के क्रक्स से शुरू करते हैं कि वॉर का रियल स्टेट पे क्या इम्पैक्ट होता है, फिर हम एक एक वॉर भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अगर मैं क्रक्स से शुरू करूं, क्या उसका सार निकलता है आपकी रिपोर्ट का? देखिए विपिन जी, किसी भी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी को हिंडर करती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये वॉर भले ही 4 दिन के लिए चला, पर इसका इकोनॉमिक कॉस्ट करीब करीब आप पकड़ के चलो $64 बिलियन का हमें उठाना पड़ा। करीब $1.7 बिलियन का कैपिटल आउटफ्लो हमें इन 4 दिनों में देखने को मिला। तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। पर इन 4 दिनों में अगर हम पॉजिटिव तरीके से ये देखें, इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को वापस से एक वैलिडेशन मिला है कि इन छोटे मोटे थ्रेट से, इन छोटे मोटे डिस्टर्बेंस से मुझे नहीं लगता है कि इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ स्टोरी लॉन्ग टर्म है वो थोड़ी सी भी इम्पैक्ट हुई है। मेरे ख्याल से वो स्टोरी और स्ट्रांग हुई है। अगर अब हम इसको रियल एस्टेट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो ये एक अच्छी बात है। अब एक होम बायर अगर आप देखिए, वो हमेशा लंबे समय की एक एक थॉट प्रोसेस लेके चलता है। स्टेबिलिटी उसे चाहिए, इकोनॉमी अगर अच्छी कर रही है, उसके इनकम प्रोस्पेक्ट ठीक है, तब वो एक मकान खरीदता है। एक टेम्परेरी सा ब्लिप हमें देखने को मिला था इस वॉर के समय,
और इस 4-5 दिन के बाद मुझे लगता है हर बायर, हर इन्वेस्टर, चाहे वो ग्लोबल हो चाहे वो डोमेस्टिक हो, उसे इस बात की तसल्ली मिली है कि भारत अपने इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके, फॉरेन पॉलिसी को लेके एक एक बहुत ही ठोस ग्रोथ पाथ पे है। और इस छोटे मोटे जो डेटरेंस से हमें डेविएट नहीं होना। इनफैक्ट ये होता है एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट। तो एक एक देखने का नजरिया ये रहा। और दूसरी बात आपने जो बोला कि वॉर का क्या इम्पैक्ट आता है, अगर हम हिस्टोरिकली देखें, सो हमने काफी लड़ाई लड़ी है, 47, 48, फिर 62, 65, 71 का अगर आप मैं एग्जांपल दूं, जो हमारे रिपोर्ट में हमने एक एनालिसिस किया था, उसका इम्पैक्ट क्या था। लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पे जरूर पड़ता है, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट क्या करती है, अपने इन्वेस्टमेंट जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में लगाने वाले होते हैं, उसको वो डाइवर्ट करते हैं वॉर इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में। 1971 के वॉर में अगर आप ये देखें, उस समय हमारी करेंसी की स्टीप डिवैल्यूएशन हुई थी। हमें करीब 1 करोड़ रिफ्यूजी का बर्डन उठाना पड़ा था, और हमारी फॉरेक्स रिजर्व बिल्कुल डिप्लीट हो गई थी, और हमें यूएस पे काफी डिपेंडेंट रहना पड़ा था कुछ जरूरत के सामान को इंपोर्ट करने के लिए। तो लंबा अगर चले वॉर, तो डेफिनेटली कंट्री चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो, उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को हिंडर करती है, इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट को इम्पैक्ट करती है। पर अगर एक कंसिस्टेंट पॉलिसी को लेके, जैसे कि हमने इस 4 दिन में देखा है, एक बहुत ही कैलकुलेटेड, बहुत ही मैं बोलूंगा मैच्योर तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया गया, और जिस तरीके से हमने क्विकली इसको डी एस्केलेट भी किया, तो एक से एक मैसेज जाता है कि हम अपने इकोनॉमी और हम अपने बाहरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस्ड अप्रोच ले रहे हैं, और एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट सारे इन्वेस्टर्स को जाएगा। तो मेरे ख्याल से वॉर कभी भी अच्छी बात नहीं होती इकोनॉमी के लिए, पर कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से हमें अपने ऊपर थोपे हुए सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ता है, एंड वी हैव डन इट वेरी मैच्योरली। सो लॉन्ग टर्म स्टोरी is again kind of reiterated by this 4 days of conflict that we saw. ठीक। अरविंद जी, जो एक बात कही अभी प्रशांत ने कि इतना बिलियंस ऑफ डॉलर का आउटफ्लो हो गया 6-7 दिन के अंदर, और डेफिनेटली आप अगर वॉर लाइक सिचुएशन पे हैं तो आपको अपनी कुछ चीज़ें पता लगती हैं कि भाई मुझे और ऐसे इक्विप्ड होना है। और ये वॉर अगर हम देखें, और जो बातें इस समय हो रही कि वॉर सिर्फ पाकिस्तान से नहीं थी, इसमें चाइना भी पीछे से टेक्निकली वॉरफेयर सपोर्ट में आ ही गया था। तो आपको उस लेवल पे अब अपने आप को, अभी भी भारतीय सेना का कोई वो सानी नहीं है और जिस तरह से जाके डैमेज किया पाकिस्तान को, लेकिन ये कंटिन्यूस सिचुएशन है, आपको और एडवांस टेक्निक्स और ये उस पर काफ़ी पैसा लगाना पड़ेगा। एक तरफ अभी थोड़े दिन पहले आपसे हमने बातचीत की कि कितना काम हो रहा है इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, और रियल एस्टेट सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। तो क्या ऐसी सिचुएशन समटाइम कुछ बजट इधर का उधर ज़्यादा करना, हालांकि इंडिया एक बहुत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक है, तो मुझे लगता नहीं कि पैसों की कुछ उस लिहाज से कमी हो जाएगी कि आपको इतना करना पड़ जाए कि आपके बाकी के डेवलपमेंट रुक जाए, लेकिन फिर भी कोई इम्पैक्ट आएगा? नहीं, देखिए, इम्पैक्ट आ सकता है। वही बात जो हम तीनों ने भी कही अभी, कि इम्पैक्ट तब आएगा जब ये बहुत गहरा या बहुत लंबा मेरा चले। यहाँ पूछने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपने अपना बजट जो है डिफेंस वाला वो थोड़ा इनहांस किया, तो थोड़े आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी का जितना हम काम देख रहे हैं, वो थोड़ा स्लो पड़ जाए इन दैट वे। जी, मैं वहीं आ रहा था। ओके। तो अगर जो हमने अभी 4 दिन का युद्ध देखा या युद्ध जैसा माहौल देखा, इसे प्रॉपर युद्ध भी नहीं घोषित किया गया, तो इससे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत इम्पैक्ट पड़ा हमें। लेकिन अगर ये लंबा चल जाए, मान लीजिए कि 20-25 दिन का युद्ध हो जाए, या खुदा न खास्ता उससे भी ज़्यादा लंबा हो जाए, तो डेफिनेटली हमें अपने कैपिटल को, अपने रिजर्व्स को डाइवर्ट करना ही पड़ेगा, और उसमें कोई दो राय नहीं है। न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से, बल्कि दूसरी तरह की मैन्युफैक्चरिंग को भी हमें डाइवर्ट करना पड़ सकता है वॉर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ये तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि फ़िलहाल जिस स्थिति में हम खड़े हैं, और जहाँ से अब हम डिप्लोमेटिकली इसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे, तो शायद ये दिन ना आए। लेकिन अगर ये लंबा चल जाए, तो न सिर्फ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, और अगर इकोनॉमिक्स की बिल्कुल आधारभूत भाषा को देखें, तो कंजम्पशन, जो प्राइवेट कंजम्पशन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, सरकारी एक्सपेंडिचर होता है, ये तीनों मिलाकर ही आपका मुख्य रूप से जीडीपी बनता है। तो इन तीनों पे असर आना फिर लाजिमी है। फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है, और हम नहीं चाहते, भगवान वो दिन ना दिखाए कि वो कि सारा कुछ डाइवर्ट करके वॉर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ले जाना पड़े। हाँ, जो हमारे शत्रु देश हैं या जो इकोनॉमीज चाहती हैं कि ऐसा बिगड़े, वो ज़रूर हमें उस तरफ खींचना चाहेंगी
कि इन्हें वॉर में हम ड्रैग कर लें ताकि इनकी ये एक्सपेंडिचर बंद हो जाए, जिससे कि रियल एस्टेट अफेक्ट होता है और इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी बंद हो जाए। शायद ऐसा ना हो, लेकिन अगर लंबा चल गया, 15, 20, 25 दिन का युद्ध हो गया या और लंबा हो गया तो ज़रूर ये असर पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये नहीं कह सकते। अच्छी बात यह है कि हमारा जो आज भी हमारे रिजर्व्स हैं वो कहीं बेहतर हैं। जो हमारे डायरेक्ट शत्रु देश हैं उनसे तो कहीं ज़्यादा बेटर है पाकिस्तान की अगर आप बात करें, लेकिन फिर भी युद्ध का असर तो बिल्कुल पड़ेगा अगर ये होता है तो। सौरभ, एक सवाल मैं आपके पास लेकर आता हूँ, वो ये कि कई लोगों से इस तरह की बातचीत एंड अगेन दोज आर्टिकल्स, और आजकल तो क्योंकि लोग बड़े रिएक्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, तो तुरंत आपके उनके मन की बातें पता लगने लगती हैं, क्या वो पूछते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आने लग गया था कि क्या प्रॉपर्टी के रेट गिर जाएंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी ये जो इंसिडेंट हुआ 4-5 दिन का, ऐसे इंसिडेंट से तो प्रॉपर्टी के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप एक पैसा नहीं कर रहे हैं कि आपने आज खरीदा और 4 दिन बाद बेचना है या 1 महीने बाद बेचना है। इसके लिए कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करता है। बट अगर वॉर लाइक सिचुएशन होती है और लंबा इलोंगेटेड वॉर होता है, तो प्रॉपर्टी प्राइसेस पे डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज कुछ लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए भी खरीदते हैं कि हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे तो हम उसको बेच देंगे 1 साल बाद, 2 साल बाद। तो उस तरह के इन्वेस्टर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अभी सिचुएशन स्टेबल नहीं है, तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और इवन जो एंड कंज्यूमर है वो भी सोचेगा कि अभी क्या राइट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। तो उस टाइम पे अगर इलोंगेटेड वॉर होता है तो लोगों के दिमाग में ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन अभी जो हमारा सिचुएशन था जहाँ पे कि काफ़ी मैच्योरली चीज़ों को हैंडल किया गया, और उससे लगता भी है कि बहुत ही मुश्किल है कि चीज़ें इस तरह से एस्केलेट हों, तो उसमें मुझे लगता नहीं है कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस पे ऐसा शॉर्ट टर्म में फ़र्क पड़ता है। बट अगर आप देखेंगे जैसे कि रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, तो अब रशिया यूक्रेन में ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी परचेज डिप हो गई है, बट दुनिया में काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जाके वो लोग इन्वेस्ट करने लगे और वहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सो बेसिकली द कैपिटल इज गेटिंग अवे फ्रॉम द होम कंट्री और द वॉर कंट्री एंड गोइंग टू अदर कंट्रीज। तो उस तरह का चीज़ भी देखा जा सकता है कि अगर वॉर लंबा होगा तो लोग बोलेंगे कि इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करें, कहीं जाके बाहर इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे कि सिचुएशन स्टेबल है एंड द डिमांड विल गो टू दैट साइड। जी, ठीक है। ये मैं इस पे और आऊँगा क्योंकि लोगों के मैंने तरह-तरह की बातें सुनी और ब लोग अपनी ईएमआईज़ की बातें करने लग गए। लेकिन प्रशांत, जो आपने कुछ पुराने अपनी रिपोर्ट के अंदर पुराने वॉर्स का एनालिसिस किया है, तब क्या देखा गया था? क्या कारगिल के दौरान या 71 थोड़ी पुरानी बात हो गई, उस समय बिल्कुल ही अलग देश था? क्या रियल एस्टेट जैसे आज हम देख रहे हैं वैसा मार्केट तो बिल्कुल ही नहीं था, तो शायद ऐसी तुलना भी बेमानी हो जाएगी। लेकिन जो भी डेटा अवेलेबल है, क्या असर लैंड प्राइसेस वो शायद अगर आपने स्टडी की हो, क्या असर पड़ा जब वॉर चली? कारगिल वॉर ठीक-ठाक चली थी, 71 की भी थी 13 दिनों की वॉर, लेकिन हाँ, एक पीरियड था जिसमें बहुत डेफिनेटिव रिजल्ट उसका निकल कर आया। क्या कहता आपका डेटा? देखिए, 71 से हम शुरू करते क्योंकि उसके पहले तो रियल एस्टेट काफी नॉन एग्जिस्टेंट था। सो 71 के समय हमारा डिफेंस बजट जो था 57% से इंक्रीज कर दिया गया था। सो डेफिनेटली बहुत सारा जो फंड एलोकेटेड था इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, वो थोड़ा हॉल्ट हुआ। दूसरी सबसे बड़ी इसमें दिक्कत क्या आई थी, उस समय आप याद कीजिए हमारा 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम चलता था, वो डेफर कर दिया गया था। उस साल वो लागू नहीं किया गया था। तो हमारा जो एक रोड मैप था डेवलपमेंट का, हम उसमें काफी पीछे चले गए। गवर्नमेंट ने एक आयरन ग्रिप लगाया था ऑन स्टील के प्राइसेस पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, एंड एवरीथिंग वाज डाइवर्टेड टुवर्ड्स डिफेंस सेक्टर, जिसके वजह से काफी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जितने भी मटेरियल थे उनके दाम काफी बढ़ गए थे। तो हमारे पास उस समय कुछ ऐसा पुख्ता रिकॉर्ड नहीं है कि प्राइसेस कितने बढ़े थे, पर जो कंस्ट्रक्शन के जितने भी कॉस्ट वाले एलिमेंट थे वो काफी तेजी से बढ़े। अगर हम 99 कॉन्फ्लिक्ट की देखें, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट की हम अगर बात करें, तो उसमें करीब 6,500 करोड़ का खर्चा आया था। और उस समय भी गवर्नमेंट ने जितने भी जरूरी चीज जो कि डिफेंस सेक्टर की तरफ डाइवर्ट करने थे, उस पे उन्होंने काफी स्ट्रिक्ट प्राइसिंग कर रखी थी, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर के इनपुट कॉस्ट बढ़ गए थे। तो उस समय हमने देखा था कि प्राइसेस, इनपुट कॉस्ट बढ़े थे, डिमांड पे हमने काफी मंदी देखी थी उस समय। तो फर्क इस तरीके से पड़ा था। पर ऐसा देखिए, हमें डायरेक्ट लिंकेज जोड़ना कि अगर वॉर अगर चल रहा है
फॉर्चुनेटली अगर देखिए हमारे कंट्री में जितने भी हमने रिसेंट वॉर देखे हैं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला। इट वाज शॉर्ट एंड इम्पैक्टफुल। तो वैसा कुछ खास इम्पैक्ट दिखता नहीं है। सेंटिमेंट हमें देखने को ये मिला है कि जैसे ही वॉर खत्म होता है, लोग रियलाइज करते हैं कि एक फिजिकल एसेट बहुत जरूरी होता है एंड दे स्टार्ट टू बाय। तो हमने इमीडिएट वॉर के बाद हमने क्या देखा है कि प्राइसेस में काफी तेजी आती है और लोग मकान खरीदने की तरफ इच्छुक होते हैं। सिमिलर हमने अगर देखा जाए, एक पैरेलल ड्रॉ करें, एक हमारा एक ब्लैक स्वॉन इवेंट हाल में हुआ कोविड के समय हमने देखा था, जहां पे काफी प्राइसेस डिप हो गई थी उस अनसर्टेनिटी के दौरान, लेकिन जैसी चीजें सुधरना शुरू हुई, लोगों ने आकर प्रॉपर्टी खरीदना शुरू किया एंड वो एक मेजर कारण था प्रॉपर्टी सेक्टर के वापस से रिवाइव होने का। तो किसी अनसर्टेनिटी के बाद जब थोड़ी सी सर्टेनिटी का माहौल आती है, तो लोग सबसे पहले एक सेफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यू की तरफ बढ़ते हैं। और मेरे ख्याल से आज के डेट में रियल एस्टेट और गोल्ड काफी हद तक आप देखेंगे प्रेफर्ड सेफ डेस्टिनेशन है। इसलिए आप देखें अनसर्टेनिटी के समय गोल्ड का भी प्राइस देखा आप कितना भाग चुका है, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के प्राइसेस भी काफी फर्म रहे हैं। तो मेरे ख्याल से, हालांकि वॉर, मैं हमेशा यही कहता रहूंगा, सभी अग्री भी करेंगे, वॉर किसी इकोनॉमी के लिए, किसी ह्यूमन काइंड के लिए अच्छी बात होती नहीं है। पर वॉर के बाद हमने देखा है कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज बढ़ जाते हैं। आप ये देखिए, अमेरिका भी अगर देखिए ग्रेट डिप्रेशन से तभी निकल पाया था जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वापस से रीबिल्डिंग एक्टिविटी शुरू हुई थी। वॉर हमेशा हानि पहुंचाता है, पर अगर आप बिजनेस सेंस के बाद देखें, उसके आफ्टर इम्पैक्ट काफी आप देखते हैं रीबिल्डिंग एक्टिविटी होती है। इसका एक दूसरा नतीजा ये भी देखिए, डिफेंस सेक्टर का परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे गवर्नमेंट सिर्फ फोकस करती है रोड्स के ऊपर, वो आप देखिए बॉर्डर एरिया पे भी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी बढ़ती है। सो ओवरऑल एक इम्पैक्ट तो अच्छा निकल कर आता है, पर अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि वॉर डिस्ट्रक्शन लेकर आता है, उसके बाद आप रिबिल्ड करते हो। सो इट इज नॉट ओनली कि क्या हमने खोया, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है डेवलपमेंट का। इकोनॉमी, हमारे डेटा के हिसाब से अगर देखें, इकोनॉमी हमेशा करीब 2-3 साल पीछे चली जाती है अपने ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में। हमेशा 0.25 बेसिस से लेके 0.3-0.25 तक हमने हमेशा देखा है एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ जाता है जीडीपी ग्रोथ में। सो इन सब चीजों को भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल अच्छी बात, हाँ जी, मॉडर्न वॉरफेयर कोई भी वॉर इतना लंबा खिंचता नहीं है। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए, वॉर की एक इकोनॉमी होती है, लेकिन वही किस कॉस्ट पर। हमने देखा है कि चाहे वो पुराने वॉर्स हो, वर्ल्ड वॉर 1 हो, 2 हो, उसके बाद रीबिल्ड हुए हैं देश और कहां से कहां पहुंचे। जापान की कहानी और कई सारे देशों की कहानी है जो वॉर रिडन होने के बाद उन्होंने तरक्की की जो आधारशिला रखी। लेकिन वही है कि आप एक बड़ी प्राइस पे करके फिर आगे जाते हैं, तो शायद आप आगे से तो कभी नहीं सोचेंगे कि ऐसी कीमत देके मैं तरक्की लेके आऊं। वॉर कभी भी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आ ही जाए, माथे पड़ ही जाए, तो उसका अलग इकोनॉमिक्स है, वो एक डिफरेंट सिनारियो है। बिल्कुल अरविंद जी, आपने जो शुरू में जिक्र किया था कि एक तो है कि ये जो सेंटिमेंट का असर है, जो मैंने सौरभ से सवाल पूछे कि भाई लोग कह रहे हैं कि मैं दाम गिर जाएंगे या मैं ईएमआई कैसे पे करूंगा, थोड़ा सा घबराहट आ जाती है मन में, कुछ कल जॉब्स और ये तमाम चीज़ें। लेकिन जो कमर्शियल रियल स्टेट है, रिटेल रियल स्टेट है, जो जीसीसीज लगातार इंडिया में आ रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो भी यही सब देखते हैं। अगर कोई देश युद्ध में उलझा हुआ है तो डेफिनेटली चीज़ें रुक जाएंगी, कंपनीज 4 बार सोचेंगी। अभी तो बात हो ही रही थी कि जो मेन एप्पल फैसिलिटी है शायद वो चाइना से उठ के इंडिया आने वाली है। ये इम्पैक्ट कितने भारी हो सकते हैं, फिर वो रियल एस्टेट से तो कनेक्ट हो ही जाते हैं। जी, एक बात और जोड़ दूं इस पे आने से पहले। जो प्रशांत ने कहा कि देखिए, वॉर के दौरान जो बड़ी चोट पहुंचती है, और मैं वॉर में किसी भी वूका इवेंट को ले रहा हूं, जैसे कोविड था, वो भी एक वॉर जैसी सिचुएशन थी, तो वो इतना बड़ा गड्ढा हो जाता है कि उसको भरने की प्रोसेस में हम काफ़ी तेज़ प्रगति करते हैं। पूरे विश्व ने तेज़ प्रगति की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और 3-3.5 दशक तक की थी। कारगिल वॉर जो हमारे यहाँ हुआ, उसके बाद हमारी जीडीपी 8.9% की रेट से ग्रो करने लगी। तो ये हमेशा होगा और ये हमेशा होता है, जिसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसी किसी घटना का इंतज़ार करें। अब आते हैं बात पर कि जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनमें क्या होगा। उससे भी पहले एक बात और कहना ज़रूरी है विपिन जी, थोड़ा 1 मिनट शायद अधिक ले लूं। बिल्कुल। देखिए, वॉर के समय ईएमआई की चिंता या लोन की चिंता ये होना लाजिमी है, ये बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि अगर बहुत ही इम्पैक्टफुल वॉर हो गया या इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा,
तो सरकारें ऐसे समय पर बैंक्स के साथ मिलकर या इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर वो फैसले भी ले लेती हैं कि आपको वो भार न उठाना पड़े या उसमें मोरेटोरियम मिल जाए कुछ समय का, या कोई छूट मिल जाए, या कोई रीफाइनेंसिंग मिल जाए। ऐसे तमाम सरकारों के पास उपाय होते हैं जो कि आज हम जहां युद्ध चल रहा है उन इकोनॉमीज़ में भी देख पा रहे हैं कि उन्होंने इस तरह की रिलीफ दी है। तो दर्शकों के लिए ये थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि अगर सचमुच ऐसी कोई परिस्थिति आ गई दुर्भाग्यवश, तो इस उलझन में या इस डर में न सिमटे पड़े रहें कि शायद हम तो डूब जाएंगे। सरकारें आपका साथ देती हैं ऐसे समय पर। अब आते हैं उन सेक्टर्स की तरफ जिनकी बात आप कर रहे थे। देखिए, ये बिल्कुल तय है कि इंटरनेशनल रिलेशंस का अच्छा होना, क्रॉस बॉर्डर रिलेशंस का अच्छा होना ज़रूरी होता है इकोनॉमी के लिए, और ख़ासकर कुछ सेक्टर्स के लिए जैसे कि ऑफिस सेक्टर है, जीसीसी है जो कि बिल्कुल लिंक्ड है इंडिया यूएस रिलेशन पर या ऐसे इंटरनेशनल रिलेशंस पर। तो इन पे मेरा अभी ये अंदाज़ा है कि देखिए, हमारी जो करंट ऑफिस मार्केट की इकोनॉमी है उसका 50% या शायद उससे भी थोड़ा ज़्यादा जीसीसी है इन दिनों। और जीसीसी एक तरह की नए ज़माने की आउटसोर्सिंग है, जिसको कि इनसोर्सिंग भी कहा जा रहा है, कि उसी कंपनी का अपना ऑपरेशन है जो किसी दूसरे देश में बिठा दिया है। अब यहाँ पे अहम ये है जानना कि हमारा जीसीसी का बिजनेस सबसे ज़्यादा इस समय किस पर डिपेंडेंट है? वो यूएस पर डिपेंडेंट है, दूसरी इकोनॉमीज़ पर भी डिपेंडेंट है। क्या यूएस से हमारे रिश्ते आज बिगड़ गए हैं? बिगड़े तो नहीं हैं, हालांकि कुछ खटास शायद आई होगी जिस तरह से ये सीज़ फायर हुआ, या सीज़ फायर ना कह लें तो जिस तरीके से ये स्थगित हुआ, तो उससे थोड़ी सी एक खटास शायद लोगों के मन में आई होगी, लेकिन रिश्ते नहीं बिगड़े हैं, बिजनेस टू बिजनेस संबंध नहीं बिगड़े हैं। तो फिर बात वहीं आ जाती है जहां हम तीनों खड़े हैं पिछले आधे घंटे से, कि जब तक ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल वॉर ना हो जाए और विदेशी ताकतें इसमें पूरी तरीके से उलझ न जाएं, अगर चीन इसमें बुरी तरह से उलझ जाए या फिर अमेरिका उलझ जाए और हमारे रिश्ते बहुत बुरी तरह से बिगड़ जाएं जो कि बिजनेसेस के रिश्ते भी ख़राब कर दें, तब तक ये जीसीसी का इम्पैक्ट या क्रॉस बॉर्डर ऑफिस मार्केट्स का इम्पैक्ट अभी देखने को नहीं मिल सकता। मेरी समझ से जो Q2 है जो इस समय चल रहा है, जिसे हम 30-35 दिन में क्लोज करेंगे नंबर्स को, तब भी ये इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा नहीं दिखेगा मेरी समझ से। Q3 में भी शायद ना दिखे, लेकिन अगर ये दोबारा इग्नाइट हो गया किसी वजह से और लंबा चल गया या कोई बहुत इम्पैक्टफुल कुछ हो गया, तो ज़रूर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बिजनेसेस कॉन्फिडेंस पे चलते हैं, बिजनेसेस फ्यूचर में आने वाली संभावनाओं पे चलते हैं। एप्पल का यहाँ आना या किसी भी दूसरी कंपनी का यहाँ पे आके फैक्ट्री लगाना इस हद पर इस बात पर डिपेंड करता है कि वो आने वाले 10-12 साल में यहाँ पे क्या देख रहे हैं। अगर उन्हें आज ये डर पैदा हो जाए कि यहाँ हमारी इन्वेस्टमेंट पे कल की तारीख में कोई मिसाइल गिर जाएगा आके, या इस पे किसी तरह का विस्फोट हो जाएगा, या किसी तरह की स्ट्राइक हो जाएगी, या ऐसा कोई भी इवेंट हो जाएगी जिससे कि वो ऑपरेशन उनके ठप हो जाएं, भले ही 1 हफ्ते के लिए ठप हो जाएं, तो ज़रूर उस पर फ़र्क पड़ेगा। जो आज की परिस्थिति है उसे देखकर वो दिन अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि हम शायद वहाँ तक चले जाएंगे, लेकिन अगर ये सब बातें हुई जो मैं कह रहा था या जो हमारे बाकी पैनलिस्ट भी कह रहे हैं, तो ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा। दुर्भाग्यवश ऐसा होना बिल्कुल तय है अगर वॉर लंबी हो गई या वॉर बड़ी हो गई तो। हालांकि हम यहाँ वॉर का एनालिसिस हम में से कोई भी डिफेंस एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन कार्यक्रम में अंत में जाते जाते इस पर भी मैं ज़रूर बात करूंगा कि संभावनाएं क्या बनेंगी यहाँ से। इस बीच सौरभ, एक बात मुझे बताइए, अब ये वॉर जो हो रही थी वो पाकिस्तान के साथ थी, यानी पूरी वो वेस्टर्न बॉर्डर फ्रॉम जम्मू टिल भुज तक वो इंगेज थी, वो ड्रोन एक्टिविटीज़ भी सब वहीं हो रही थी, रात को जो सब घट रहा था, ये तमाम चीज़ें। अगर कोई डेटा आपके पास हो या कोई एनालिसिस आपके पास हो कि नॉर्थ इंडिया जो कि बिल्कुल सामने एक्सपोज था, और दूसरा साउथ इंडिया या रेस्ट ऑफ द इंडिया जो कि डायरेक्ट एक्सपोजर में नहीं था, क्योंकि भारत एक बड़ी ज्योग्राफी और उसका फायदा शायद उसको मिलेगा ही मिलेगा। पाकिस्तान के साथ ये इशू, में कल कोई एनालिसिस सुन रहा था कि पाकिस्तान में भी बहुत हड़बड़ाहट हुई। क्यों? क्योंकि उनके जो भी बड़े शहर हैं वो बिल्कुल हमारी बॉर्डर से सटे पड़े हैं। मतलब अगर ज्योग्राफी देखें, एक नैरो ज्योग्राफी, ये कल को एक्सप्लेन कर रहा था कोई डिफेंस एनालिस्ट थे कि पाकिस्तान के साइड में क्या कमजोरियां हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई वो ऐसी ज्योग्राफी की बहुत नैरो है, और नैरो होने के कारण उनकी जो मेजर सिटीज हैं वो हमारी बॉर्डर से बिल्कुल, और इसीलिए हमने बहुत टारगेट्स हिट कर दिए वहां पे। बहरहाल इंडिया की साइड पे एक नॉर्थ इंडिया और एक साउथ इंडिया, अगर कोई एनालिसिस हो आपका कि कैसा इंपैक्ट, भले ही वो 6-7 दिन के लिए दिखाओ, लेकिन क्या डिफरेंस था दोनों में? नहीं विपिन जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो हमने देखा कि नॉर्थ इंडिया में जितनी भी लोकेशंस हैं, जैसे कि दिल्ली एनसीआर है, तो वहाँ पे इंक्वायरी का डिप काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन अगर आप देखेंगे जैसे चेन्नई वाज नॉट एट ऑल इम्पैक्टेड, बैंगलोर वाज नॉट एट ऑल इम्पैक्टेड, कोई भी इम्पैक्ट
या मिनिमल इम्पैक्ट था वहाँ पे इंक्वायरीज में। थोड़ा सा ऑल्दो हमने ये देखा कि चेन्नई, बैंगलोर जैसे शहरों में भी लोगों ने डिसीजंस पोस्टपोन कर दिए, बिकॉज लोगों को लगा कि थोड़ी अनसर्टेनिटी है तो हम लोग थोड़ा टाइम लेके डिसीजन लेंगे। लेकिन नॉर्थ में इम्पैक्ट उससे उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा था। और बल्कि हमने ये भी देखा कि जो इस तरह के थोड़े टाउन्स हैं जैसे अहमदाबाद एंड जम्मू एंड अमृतसर, इस तरह के जगह, वहाँ से भी कुछ कुछ हमें इंक्वायरी आनी स्टार्ट हुई, जो कि उनके बच्चे हैं जो कि या तो एनआरआईज हैं या इंडिया के बाहर रहते हैं, उन लोगों से थोड़ी इंक्वायरी आनी स्टार्ट हुई कि क्या हम लोग कहीं और पे भी घर देख सकते हैं, चाहे वो बैंगलोर है या बॉम्बे है या फिर चेन्नई है। तो इस तरह का थोड़ा सा मिनिमल, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हमें ऐसा देखने को मिला कि कुछ एनआरआईज जिनके पेरेंट्स ऐसे वेस्टर्न या फिर नॉर्थ वेस्टर्न टाउन्स में हैं, उनके यहाँ से थोड़ी इंक्वायरीज आनी स्टार्ट हुई थी। तो मुझे लगता है कि हाँ, यू वेरी करेक्ट कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी लिमिटेड है और आई थिंक सारी की सारी सिटीज उनकी एकदम ही बॉर्डर के पास में है। बट इंडिया में एटलीस्ट दैट क्वेश्चनिंग इज देयर कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज क्वाइट आइसोलेटेड, तो इसलिए हमें वहाँ पे कुछ भी इम्पैक्ट या मिनिमली इम्पैक्ट दिखा एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। ठीक है, एनआरआई और एफडीआई, उससे मुझे याद आ गया, ये भी दो बड़े एस्पेक्ट होंगे, उस पर अभी मैं बातचीत को आगे लेकर जाता हूँ। उससे पहले प्रशांत, जस्ट आई डोंट नो आपके पास कोई डेटा इस पर होगा कि नहीं होगा, मैं पाकिस्तान की थोड़ी सी बात, हम इंडियन रियल, पाकिस्तान का रियल एस्टेट भी मुझे नहीं पता है कि कैसा चलता है, क्या चलता है, इफ़ यू हैव एनी आइडिया कि वहाँ कौन से बड़े मार्केट्स हैं, क्या प्लेसेस है। देखिए, इस पूरे कन्फ्लिक्ट में जो भी अब हमने देखा, टीवी पे देखा या रिपोर्ट्स में देखा, एविडेंस हैं, विजुअल एविडेंस है जहां पाकिस्तान को फिजिकल डिस्ट्रक्शन झेलना पड़ा, कि उनका एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हुआ या उनके वो रावलपिंडी का जो स्टेडियम है उसकी तस्वीरें आई, या इनफैक्ट उनके जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी डैमेज हुआ। हमारे यहाँ ऐसा कोई फिजिकल डैमेज कहीं दिखा नहीं उस लिहाज से। क्या इम्पैक्ट पाकिस्तान के रियल एस्टेट में, जस्ट एक सिनेरियो समझ रहा हूँ कि वॉर में होता क्या, तो क्या वहाँ का अगर कोई रियल एस्टेट मार्केट है भी या एग्जिस्ट करता है या जैसा भी है, उस पर क्या कोई इम्पैक्ट का आइडिया आपको है? देखिए विपिन जी, पाकिस्तान के रियल एस्टेट के बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं है, पर जितना मैं जानता हूँ बहुत ही छोटा है, बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड अभी है वो। और अगर आप एक मोटा मोटी ये देखें कि उनके सारे जितने मेजर सिटीज थे, चाहे आप वो देखें कराची हो गया, फिर उनके एयरपोर्ट जितने इम्पैक्ट हुए, तो मुझे लगता है नुकसान तो काफी हुआ। और सबसे बड़ी दिक्कत पाकिस्तान की ये है कि उनकी इकोनॉमी बिल्कुल ही अभी घुटनों के बल पे है। मेरे ख्याल से इस वॉर के दौरान आईएमएफ ने उन्हें बेल आउट किया। उनके पास हर आसपास के कंट्रीज से भयंकर डेट पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप पाकिस्तान के लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में देखें, मेरे ख्याल से उसमें कोई भी रियल एस्टेट कंपनी नहीं है। तो इसी से पता चलता है कि रियल एस्टेट काफी नेग्लिजिबल है। तो उनके ओवरऑल इकोनॉमी पे तो काफी असर पड़ा है, पर रियल एस्टेट चूंकि वहां पे बिल्कुल नेग्लिजिबल है, उसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। पर एक रूल ऑफ थंब से अगर आप देखें, जिस कंट्री के पास अभी अपने डे टू डे खर्चे के लिए पैसे नहीं है, मेरे ख्याल से वो अभी ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं, ना ही उनका टूरिज्म या फिर कोई उनके कुछ ऐसे मेजर इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए मेरे ख्याल से उनका रियल एस्टेट मार्केट काफी काफी छोटा है, एंड इट इज, आई डोंट थिंक कि उसका कुछ आकलन किया भी जा सकता है। सौरभ, जस्ट ऑन अ लाइटर साइड, डू यू नो कि पाकिस्तान में बड़े रियल एस्टेट प्लेयर्स कौन है, बड़े ब्रोकर्स कौन है? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। ऑल्दो वहाँ पे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि Zameen.com एक प्लेटफॉर्म मुझे मालूम है, तो 2-3 वहाँ पे प्लेटफॉर्म्स तो हैं, बट कौन बड़े मैं आपको बताऊं जो मैंने सुना, आई एम नॉट श्योर। अब देखिए, बातें बहुत सारी होती, कहा जाता है कि वहाँ के जो आर्मी पर्सनल है, जो बड़े जनरल्स हैं, वो वहाँ के सबसे बड़े रियल एस्टेट प्लेयर है। उनका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट पे है, वो बहुत सारी ब्रोकिंग भी करते हैं, नॉट ओनली इन पाकिस्तान लेकिन इन द कंट्रीज लाइक दुबई। तो वो चर्चाओं में बातें निकल कर आती कि वहाँ की जो आर्मी है वही वहाँ का रियल एस्टेट भी कंट्रोल करती है, और उसके जो जनरल्स वगैरह हैं वही सबसे बड़े ब्रोकर हैं, वही सबसे बड़े डीलर हैं, और वही शायद इनडायरेक्ट वहाँ के बिल्डर्स भी रहे होंगे। खैर, पाकिस्तान की बात से बाहर निकल के आते हैं, वापस अपने देश की बात करते हैं। अरविंद जी, एनआरआई एक अभी जिक्र किया सौरभ साहब ने, और हमने देखा कि काफ़ी एनआरआई एक्टिविटी हुई थी। इनफैक्ट शायद आपके साथ ही बातचीत में या कहीं और या इसी शो के अंदर ये भी था कि बहुत सारे लोग हैं जो वापस से इंटरेस्ट दिखा रहे हैं
इंडिया में आने में, यहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। फिर अभी हमने देखा कि जैसे अमेरिका में थोड़ा वो इशू किया ट्रम्प साहब के आने के बाद की सिटीजनशिप को लेकर, इसको लेकर। सो नाउ पीपल आर लुकिंग अगेन बैक फॉर इंडिया कि कहीं सिटीजनशिप के इशू हो गए तो हम क्या करेंगे। तो एनआरआई एक्टिविटी काफ़ी बड़ी थी। हमारा जो लग्जरी रियल एस्टेट चढ़ा उसमें भी एनआरआई एक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रही। ऐसी घटनाओं से वो कितनी इम्पैक्ट होती है? नहीं, इम्पैक्ट तो हो सकती हैं। देखिए, हमारी जो एनआरआई की इन्वेस्टमेंट है वो बहुत मैसिव है किसी दूसरी इकोनॉमी की बजाय। उस पर इम्पैक्ट अगर आता है तो वो किसी शॉर्ट टर्म से इम्पैक्ट नहीं आएगा, और ये पैसा वो है जो कि वो यहाँ पर इन एनी केस खर्च करते हैं, सिर्फ 2-3 शहरों में नहीं आता है। हमारा जो इस समय जो डिस्कशन है ये मुख्यतः इस जो वॉर का इम्पैक्ट हुआ है इस पर है। और जैसा अभी सौरभ भी कह रहे थे कि देश का एक हिस्सा अगर छोड़ दें तो बाकी सब जगहों पर तो शायद कोई असर नहीं है। मैं वापस अगर उस पोलैंड के उदाहरण की बात करूं, मैंने डेटा इसलिए निकाल के रखा अभी आपसे बात करते करते कि देखिए, पोलैंड में जो इन्वेस्टमेंट हो रही थी रियल एस्टेट में, सिर्फ रियल एस्टेट की बात मैं कर रहा हूं, इसमें मुख्यतः उनकी फॉरेन से आने वाली इन्वेस्टमेंट थी और थोड़ी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट थी। फरवरी 2022 के बाद से जब वॉर हुआ है तो जो चीज़ ज़्यादा सिकुड़ी वो डोमेस्टिक सिकुड़ी। तो बाहर से जो लोग पैसा डाल रहे थे वो शायद पोलैंड के लोग हों या जो भी हों, आधा तो सब कुछ हुआ, लेकिन प्रोपोर्शन वाइज डोमेस्टिक बहुत ज़्यादा सिकुड़ा और जो बाहर से आने वाला था वो कम सिकुड़ा। तो ये एक अपने, अब मैं बहुत डिटेल में नंबर्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि फिर वो हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो इधर उधर हो जाएगा। तो जो एनआरआई मनी है वो जो देश में आना चाहता है या आता रहा है उस पर कुछ असर पड़ सकता है, बिना ये जाने कि वो कितना होगा, मैं नंबर फिलहाल नहीं जानता, कुछ असर पड़ सकता है, पर उसका एक बड़ा हिस्सा फिर भी अनअफेक्टेड होगा। मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से और यहाँ से वहाँ से लोग हैदराबाद में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डरेंगे नहीं। अगर मैं सौरभ की बात को आगे बढ़ाऊँ, चिंता ज़रूर होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि वॉर एक्सटेंड हो जाए, वॉर बड़ा हो जाए, जो हम तब से बात कर रहे हैं। हाँ, अगर दिल्ली में और हिमाचल में और पंजाब के शहरों में हो रहा है वहाँ थोड़ा ज़्यादा असर हो सकता है, पर देश बहुत बड़ा है और एनआरआई इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े स्केल पे आता है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ज़रूर असर पड़ता है उस पर, उस पीरियड के लिए, लेकिन वो फिर रिकवर होता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि एनआरआई इन्वेस्टमेंट पे बहुत बड़ा डेंट नहीं लग सकता इस वॉर से जो अभी हमने देखी है। पूरे देश पे अगर युद्ध के काले बादल छा जाएं, 3 फ्रंट पर अगर हम लड़ने लग जाएं, भगवान ना करे, तो कहानी कुछ और हो जाएगी। फिलहाल ऐसा तो नहीं दिख रहा कि हम 3-4 फ्रंट पे एक साथ लड़ रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसका बहुत असर पड़ने वाला है। एनआरआई पे वापस रिपीट करूंगा कि असर ज़्यादा नहीं पड़ सकता क्योंकि ये एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पे एनआरआई का मनी आता है। देश के कम से कम 15-20 डेस्टिनेशंस में आता है बड़े स्केल पर, और वो 15-20 डेस्टिनेशंस अफेक्टेड नहीं हुए हैं फिलहाल। नाउ प्रशांत, एनआरआई टू एफडीआई, अब हमने अभी देखा कि काफ़ी सारा एफडीआई मनी, क्योंकि काफ़ी रिपोर्ट्स फर्स्ट क्वार्टर की पब्लिश हुई, बड़े लेवल पे फॉरेन मनी आ रहा है, ब्लैकस्टोन की बात हुई, कुलते पाटिल डील हुई, यानी काफ़ी पैसा, मतलब नॉट ओनली इन द कमर्शियल रियल स्टेट और रिटेल रियल स्टेट बल्कि हाउसिंग में भी आना शुरू हो गया था। अब अगेन देखिए, ये इन्वेस्टर्स हैं और ये सेंटिमेंट पे चलते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, काफ़ी आगे का भी देखते हैं। क्या इनके मन में कोई सवाल उठेगा अभी कि भाई थोड़े समय के लिए जरा वेट एंड वॉच किया जाए? देखिए विपिन जी, पहले हमें एक माइंडसेट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का सोचना पड़ेगा, खास करके जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। आज के समय अगर आप देखिए तो दुनिया में ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई, तो हर कोने में, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो चाहे यूरोप हो, आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है। इन सब सिनेरियो के बीच में अगर आप ये देखें तो इंडिया इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छी एक वैल्यू प्रोपोजिशन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और इसी की वजह से ये सारे जितने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में पैसा लगा रहे हैं। और रही बात ये 4 दिनों की छोटी सी जो मैं बोलूंगा डिस्टर्बेंस हुई है, उससे मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट ही रहती। हमें एक चीज और भी ध्यान देना होगा कि हम जैसे अगर ये हाइपोथेसिस लेकर चले कि अगर ये वॉर लंबा खिंच जाता है तो क्या होगा, अगर ये वॉर लंबा खिंचता है तो इसमें सिर्फ इंडिया इंपैक्ट नहीं होगा, बिल्कुल आप देखेंगे सारी मेजर सुपर पावर भी इन्वॉल्व होंगी। पाकिस्तान के पास इतनी इकोनॉमिक फायर पावर नहीं है कि वो एक लंबी युद्ध लड़ पाए, सो डेफिनेटली उसे और जैसे फॉर एग्जांपल चाइना टर्की की बैकिंग मिलेगी। आप देखेंगे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ चेंजेस आएंगे, तो एक ब्रॉड कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। और मेरे ख्याल से कोई भी समझदार कंट्री, चाहे वो यूएस हो चाहे चाइना हो,
वो नहीं चाहेगा कि ये वॉर लंबे खींचे, और मेरे ख्याल से एक एक जो सीज फायर इसी का नतीजा है। इन सब बैकग्राउंड में ये हाइपोथेसिस कि इंडिया इज स्टिल अ वेरी स्टेबल डेस्टिनेशन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एनफोर्स होकर आता है। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और अश्योर्ड रहेंगे कि भाई हमारा पैसा यहाँ सेफ है। इनफैक्ट ये छोटे मोटे जो डिस्टर्बेंस आते हैं उन्हें वैल्यू पिकिंग का मौका देते हैं, क्योंकि इंडिया इन सब छोटे मोटे डिस्टर्बेंस के बाद अपने लॉन्ग टर्म स्टोरी पे अपनी गति कायम रखेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे से कुछ फर्क पड़ने वाला है, बल्कि मैं और होपफुल हूं कि हमारी ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, लोग इस पे बिलीव करेंगे, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के मैच्योरिटी पे, हमारी डिसिप्लिन मिलिट्री की मैच्योरिटी पे, एंड आर विलिंगनेस टू कंटेन कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया अगर आप देखें हर कम्युनिकेशन में उन्होंने वॉर में जाने की इच्छा कभी नहीं जताई। इट वाज द लास्ट ऑप्शन, अनलाइक अदर कंट्रीज जहां पे हम कॉन्फ्लिक्ट को प्रेफरेंस देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा संदेश गया है कि हम होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं, हमें सिर्फ वॉर में इंटरेस्ट नहीं, हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स, अपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी देखते हैं बिफोर वी टेक एनी लॉन्ग टर्म डिसीजन। राइट। सौरभ, एक सवाल मेरा ये रहेगा इस बीच की ये जो पूरी सिचुएशन बनी, इसमें एक साइड तो हमने देखा सेंटिमेंट का आया, जो कि आया बाइंग साइड पर कि भाई ईएमआई का आ गया या दाम गिर जाएगा, ये तमाम चीज़ें, क्योंकि आप दोनों ही पक्षों के साथ सीधी बातचीत करते हैं। डेवलपर साइड पर क्या प्रतिक्रिया थी इस पर, उनके मन में क्या चल रहा था? देखिए, मुझे लगता है कि आई थिंक डेवलपर आल्सो थॉट कि एक शॉर्ट टर्म ही है और इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। डेवलपर्स को भी ऐसा ही फीलिंग आया कि बायर्स का थोड़ा सा अगर डिप हुआ भी है इंटरेस्ट में, पर इतना जल्दी वो रिबाउंड हुआ कि वो कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाए, एंड दे थॉट दैट थिंग्स आर कमिंग बैक टू नॉर्मल। और अगर आप देखेंगे इस बीच में कुछ लॉन्चेस भी थे इस पूरे पीरियड के टाइम पे, वो लॉन्चेस का अच्छा रिजल्ट भी रहा। तो बल्कि दिल्ली एनसीआर में कुछ लॉन्चेस हुए जो कि अच्छा रिजल्ट के साथ रहे। तो मुझे लगता नहीं कि डेवलपर्स बहुत ज्यादा चिंतित थे इस बारे में, क्योंकि उनको लगा कि ये शॉर्ट टर्म एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट टाइप का है जो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, एंड उन लोगों ने इस पे इतना ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं किया। एंड एनीवे द डिमांड इज नॉट कि हमारी इंडिया का डिमांड जो है इस टाइम पे सारी जगह में ही काफी रोबस्ट है, एंड ऐसा कोई मेजर डिप नहीं दिख रहा है कि डेवलपर्स को मेजर रिएक्शन करना पड़े उसके लिए। अप्रैल यूजुअली थोड़ा सा स्लो मंथ रहता है, क्योंकि मार्च काफी बड़ा मंथ रहता है सारे डेवलपर्स के लिए, तो अप्रैल यूजुअली थोड़ा स्लो रहता है। एंड मई के शुरू में ही हमने देखा कि डिमांड वाज देयर एंड द डील्स वर हैपनिंग, सो आई थिंक इट्स अ नॉर्मल मार्केट फॉर देम। ओके, नाउ क्योंकि अब हम थोड़ा शो के कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं, तो अब थोड़ी सी चीज़ों को मिक्स करते हैं, रियल स्टेट और स्टेट ऑफ अफेयर्स, थोड़ा फॉरेन पॉलिसी, थोड़ा सा डिफेंस एनालिसिस। अरविंद जी, ये बताइए कि अब जो मौजूदा सिचुएशन है, एक तरफ कन्फ्लिक्ट रुक गया है, अमेरिका ने व्हाटएवर इंटरवीन दे डिड, उसके बाद इंडिया की जो अभी स्टेटेड पोजीशन है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई सारी चीज़ें एक साथ नहीं चलेगी, बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी या आतंकवाद पर होगी, और अगर कोई घटना घटती है, उससे पहले एक रेजोल्यूशन भारत सरकार ने पास किया था कि अगर कोई टेररिज्म की घटना घटती है तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो मुझे लगता है कि हम एक इवॉल्विंग सिचुएशन में है, जिसका हमें भी नहीं पता कि एग्जैक्टली ये किधर और कैसे जाके बैठेगी जी। ऐसे में कैसे चलेगा रियल स्टेट का, क्या उस पर सोच होगी, चाहे वो खरीदार हो, चाहे वो बनाने वाले हों, चाहे इन्वेस्टर्स हों, चाहे एनआरआई हो, चाहे एफडीआई हो, कैसे इस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे? जी, वह मैंने पहले भी इसीलिए कहा कि इस समय जो सिचुएशन है उसको आप एक वर्ड से डिफाइन कर सकते हैं, और वो है कॉशन। तो ये जो कॉशन का पीरियड होता है, इसमें हमेशा दो बातें होती हैं। कॉशन का मतलब ये नहीं है कि आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है, लेकिन आप बड़े फैसले लेने में थोड़ा थमे रहते हैं। जैसा आपने कहा, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि ये फ़िलहाल सिर्फ एक स्थगन है। हमने रिजॉल्व तो शायद किया नहीं है पूरी तरीके से, स्थगित कर दिया है, और अगर दोबारा कोई दुर्घटना हो जाए तो ये वापस बड़े कन्फ्लिक्ट में तब्दील हो जाएगा। तो इसलिए कॉशन इज़ द वर्ड राइट नाउ। और कॉशन के ऐसे हर पीरियड में आप ये देखेंगे कि फ़ैसले रुक रुक कर होते हैं, बड़े फ़ैसले नहीं होते हैं, बहुत बड़े साइज़ के इन्वेस्टमेंट भी नहीं होते। तो हम जैसा लगातार कह रहे हैं कि इस समय देश में कोई नेगेटिविटी नहीं आई है, लेकिन जो चीज़ आ गई है वो है कॉशन।
इसीलिए मैंने 2-3 बार पहले भी कहा कि शांति है लेकिन साथ में सावधानी भी बनी हुई है। तो शांति और सावधानी का ये एक समन्वय वाला पीरियड चल रहा है और मेरे ख्याल से ये भी कुछ समय तक बना रहेगा। कम से कम एक आध क्वार्टर हमें ये देखने को मिल सकता है, ऐसा लगता है। प्रशांत, क्या कहेंगे इस पर आप? विपिन जी, आपको मैं एक डेटा पॉइंट देता हूँ। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कल एक ही दिन में ट्रम्प टावर जो गुड़गांव में लॉन्च हुआ, 15 करोड़ का एक पेंट हाउस, करीब 298 अपार्टमेंट्स एक दिन में बिक गए। करीब 3-3.5 हजार करोड़ की इन्वेंट्री एक दिन में निकल गई। तो मेरे ख्याल से ये अपने आप में ये दर्शाता है कि भाई पॉजिटिविटी बनी हुई है। लोग अगर किसी ने इतने बड़े इन्वेस्टमेंट अगर किया है, लोगों ने कर रखा है, तो दैट मीन्स दे आर पॉजिटिव। लॉन्चेस अपने तय टाइमलाइन के हिसाब से हो रहे हैं, चाहे आप वो बैंगलोर देखे चाहे मुंबई देखे, हर शहर में लॉन्चेस अपने प्लान हिसाब से हो रही हैं। तो हमें कहीं पे ये नहीं दिख रहा है कि वॉर की वजह से या उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, उसके लंबा खींचने की वजह से लोग अपने प्लान्स को होल्ड कर रहे हैं। हाँ, जैसा कि अरविंद ने भी कहा कि कॉशियस रहेगा, मैं उसमें एक ऐड करना चाहूंगा कि कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेकर सभी चल रहे हैं। पर ऐसा नहीं लग रहा है कि वॉर की वजह से लोगों ने बोला कि नहीं मैं अभी मकान नहीं खरीदना चाहता हूं। हमें ये भी देखना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से काफी बैंक्स ने अपने होम लोन के रेट्स भी कम किए हैं। तो ये भी एक एंगल है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि खरीदार मार्केट में आकर इनफैक्ट अपने परचेजेस को आगे बढ़ाएंगे। सौरभ, कैसे पकड़ेंगे आप इस पल्स को, चाहे वो इन्वेस्टर पल्स हो, बायर पल्स हो, सेलर पल्स हो, डेवलपर पल्स हो, कैसे देखेंगे सौरभ? देखिए, मेरे को लगता है कि जितने भी लोग मार्केट में हैं, चाहे वो बायर है, डेवलपर है, सेलर है, सबने काफी हद तक एज्यूम किया है कि जो भी खतरा था वो टल गया है और अब लगता नहीं है कि ये वॉर लंबा खींचेगा। सो पीपल आर नाउ क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक एंड पीपल आर बैक एंड वो नॉर्मल बिहेवियर ही कर रहे हैं अनलेस की सिचुएशन वापस कुछ खराब हो। लोगों ने अभी के लिए तो मान लिया है कि सिचुएशन एकदम नॉर्मल है और हमें जो नॉर्मल टाइम में करना है वैसे ही हमें आगे बढ़ना है। सो आई थिंक पीपल आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द एंटायर थिंग। चलिए, तो मैं शायद इसको ऐसे ही कंक्लूड करूं तो बेहतर होगा कि देखिए, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है फिलहाल, लेकिन इवॉल्विंग भी है, क्योंकि कुछ हमें पता नहीं है। अब पाकिस्तान का हम कितना भरोसा करें, पाकिस्तान और चीन को मिला लें तो ऐसे देशों का कितना भरोसा करें। ठीक है, अभी कुछ बातचीत है या हमने फिलहाल के लिए युद्ध को विराम किया, लेकिन अगेन जो भारत का स्टेटमेंट है कि वो किसी भी प्रकार का आतंक सहन नहीं करेगा। इस तरह की कोई घटना अगर दोबारा होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये युद्ध का विराम जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी हो जाएगा तो हम जवाब नहीं देंगे। ये अस्थायी तौर पे रोका गया, यानी भारत का अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। बात करेंगे तो बहुत ही फोकस तरीके से बात होगी और उसके ऊपर कोई भी आतंकवादी घटना किसी भी प्रकार की एक्ट ऑफ टेरर मानी जाएगी। तो इंडिया का स्टैंड अपना बिल्कुल क्लियर है। अब ऐसे में अरविंद जी ने जो कहा, प्रशांत जी ने कहा एंड सौरभ ने जो बताया कि हाँ, ऑप्टिमिस्टिक वे में हम आगे चलेंगे एक कॉशियस के साथ, वो दोनों चीज़ें साथ साथ जाएंगी। रिसेंट एग्जांपल्स भी कोट हो रहे हैं, यहाँ पर की चीज़ें हो रही हैं, अपनी तरीके से हो रही हैं। बड़ा देश है, उसकी बड़ी एक्टिविटीज़ है। पाकिस्तान एक अलग तरीके की ज्योग्राफी है, ठीक है, वो अपनी हरकत करता रहता है, वो एक अलग चीज़ है। और हमारी सरकार भी सोच रही होगी कि इसको किस तरीके से ऐसे डील किया जाए कि पाकिस्तान को भी उसका जवाब मिले और बाद में आप अपने देश की जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको भी आगे तो आपको बढ़ाना है। मतलब ये सारी चीज़ें सरकार सब कुछ नाप तोल के चलती है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक तरफा सोचती है। वो हर पैमाने पे हर चीज़ पे कसती है चीज़ों को और फिर ही उसके बाद डिसीजन लेती है। तो टेक अवे शायद यही होगा इस शो का कि अभी तो सिचुएशन को देख के चलना है। आपके डिसीजन लीजिए, बिल्कुल लीजिए, कोई ऐसी डरने घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा सेंस ऑफ कॉशियस तो हमेशा रहता है। फॉर एग्जांपल, महंगाई बढ़ गई, रेट नीचे, आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो गया, तो वो चीज़ें आती जाती रहती हैं, इम्पैक्ट करती हैं। लेकिन वॉर जैसी चीज़ों के इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं और इनफैक्ट अभी ये 5-6 दिन का कन्फ्लिक्ट था जो कि कोई वॉर नहीं है। सिचुएशन यहाँ से कूल ऑफ वे में है। कॉशियस एक बड़ा वर्ड रहेगा जिसको शायद हम यहाँ से एक टेक अवे के तौर पे लेके जाएंगे, लेकिन विद लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म। एम आई राइट जेंटलमैन? सौरभ एंड प्रशांत, बिल्कुल सही आपने कहा। राइट, तो चलिए इसी के साथ इस शो में इजाजत लेते हैं। आई होप कि सुनने वालों को अच्छा लगा होगा।
आप हमेशा की तरह हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या पसंद आया शो के अंदर और क्या बात आप और सुनना चाहेंगे। ये दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे आपके लिए अवेलेबल रहता है। टीवी पे आप इसे देख सकते हैं और आप हमारे CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह आपको मिलता है, तो वहाँ पर आपका हमारा सीधा इंटरेक्शन हो सकता है। मैं अपने सभी मेहमानों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ही सेंसिटिव भी था, लेकिन बहुत ज़रूरी भी था। आप लोगों ने बहुत अच्छी राय और पर्सपेक्टिव यहाँ रखे, हमारे दर्शकों के लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा काम आएंगे। कुछ और डिमांड आ गई कि थोड़ी और बात कीजिए, फिर आप लोगों को बुला लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप सभी को धन्यवाद, दर्शकों को भी धन्यवाद और जय हिंद।